दिनों चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस के अंदर ऐसा देखा गया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाने की, उनके द्वारा यहाँ पर डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया गया है। ऐसा यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा ये चीज बताई गई है। दरअसल में हुआ क्या कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी, उनके पास दोनों को मिला के मेजोरिटी से काफी बढ़िया नंबर था। पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो वोट्स थे उनके साथ गड़बड़ी करी, उनके ऊपर इंक लगा दी एंड अकॉर्डिंगली उन नंबर्स को कहीं ना कहीं इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको यहाँ पे जिता दिया। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि ये बिल्कुल एक तरह से डेमोक्रेसी की मजाक बनाने वाली बात है एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिन्होंने इलेक्शंस करवाए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, इनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्हों का जो काम था इलेक्शंस को ढंग से करवाना, इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया है एंड जानबूझकर ये चीज करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, डेट है आज की 6 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक जो टॉपिक कल हमने डिस्कस भी कर रहे थे, वो है विद रिगार्ड्स टू द फ्लो टेस्ट, जो कि हमें झारखंड के अंदर देखने को मिला। देखो, न्यूज से ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर फ्लो टेस्ट होता क्या है एंड क्या इसका यहाँ पे अर्थ हमें देखने को मिलता है। फ्लो टेस्ट की इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो सरकार है उसके पक्ष में और उसके पक्ष में कितने टोटल हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ये देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नर, उनको बोला जा सकता है कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इस मेजोरिटी को क्वेश्चन किया जाता है। अब यहाँ पे इससे पता लगता रहता है कि लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर या नहीं है। जब भी ये वोटिंग होती है, फ्लोर टेस्ट जब होता है, तो वहां पर हाउस को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर जी यहाँ पे उसको प्रिसाइड करते हैं। अगर मान लो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे फिर चीफ मिनिस्टर जी को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। एक्सेप्शन इसमें आपको एक नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट का 2023 के अंदर जजमेंट आया था महाराष्ट्र के केस के अंदर। उसमें ये बात बोली गई थी कि फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम टू रिजॉल्व इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स और इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स। कहने का अर्थ क्या? मान लो एक पार्टी है, ठीक है ना, इस पार्टी के दो हिस्से हो जाए, ठीक है, और एक्चुअल में दोनों बोले कि यार हम ही सही वाली है और ये बोले कि नहीं हम ही रियल ये पार्टी है, तो ये जो इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स हुए हैं ना, इनको रिजॉल्व करने के लिए आप फ्लो टेस्ट नहीं करवा सकते। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 के जजमेंट के अंदर बोला गया था। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी आप सभी जानते होंगे, देखो गवर्नर का रोल यहाँ पर भी आ जाता है और नॉर्मली तो है ही है गवर्नर का रोल, ठीक है ना। जो जब भी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट को प्रोरोक करना होता है, समन करना होता है या डिसॉल्व करना होता है, वहां पर गवर्नर का रोल डेफिनेटली आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं गवर्नर के रिस्पेक्ट में। एक आपका एसआर बमई केस 1994 का एंड साथ में ही नबम रेबिया केस आपका 2015 का। यहां पर बोला गया था कि अगर मान लीजिए गवर्नर के पास ऑब्जेक्टिव रीजंस है, गवर्नर को लगता है कि हाँ एक्चुअल में जो वहां की सरकार है शायद उसके पास नंबर नहीं है, तो ऐसे टाइम के ऊपर फ्लो टेस्ट को बुलाना वो अपने आप में संविधान का वायलेशन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव रीजंस होंगे, अगर उनके पास कोई प्रॉपर रीजन होगा उस फ्लो टेस्ट को बुलाने का, तो वो फ्लो टेस्ट को बुला सकते हैं। ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जहां पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे दिल्ली में मुखर्जी नगर के अंदर, करोल बाग के अंदर एंड उसी तरह से लखनऊ एंड पटना के अंदर। देखिए, ये जो सारे कोर्सेज होते हैं ये सीटीआर मॉडल बेस्ड होते हैं, जहां पर क्लास, टेस्ट और रिवीजन, इन सभी के माध्यम से ना आप तक कंटेंट पहुंचाया जाता है। उस कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा जाता है एंड साथ ही साथ टेस्टिंग के माध्यम से ये हमें पता लग जाता है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनमें कितनी चीज़ें की सुधार की और ज़रूरत है, कितना हमें समझ आया है, कितना हम उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए नंबर दिया है 9920613613। आपके अगर कुछ भी कंसर्न्स है, कुछ भी डाउट्स हैं इन बैचेस के रिगार्डिंग, आप हमें इन नंबर पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनके रिगार्डिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग लिंक भी दे दिया है, आप वहां पर जाके भी इन कोर्सेज के अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स। देखो, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उनको मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है जो खाने में आप यूज करते हो ना, अलग अलग तरह की जो जड़ी बूटियां होती हैं,
उसकी यहाँ पे बात होती है। बाकी स्पाइसेस का अर्थ तो आप जानते होंगे, मसालों की बात होती है। तो यहाँ पर ना इसका 7वां सेशन कहाँ पर हुआ है? कोची, केरला के अंदर। तो है क्या सर, ये कौन क्या कमेटी है? देखो ये जो कमेटी है ना, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है स्पाइसेस के और इस तरह की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके रिगार्डिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो सेशन हुआ है, यहाँ पर भी 5 जड़ी बूटियां और आपके मसालों के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि दुनिया में मान लो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको बनाने के लिए किस तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, ताकि आपके कंज्यूमर का ध्यान रखा जा पाए। वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पर्टिकुलर कमेटी है ना, ये बनी थी 2013 के अंदर अंडर सीएसी। सीएसी क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सीएसी आखिर ये बात क्या है। देखो सीएसी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो दरअसल में इसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है फूड कोड। ठीक है। अब इसका काम यही है कि आपके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को ये फॉर्मुलेट करे, जितने भी आपके फूड्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, सेमी प्रोसेस्ड होते हैं, रॉ होते हैं, ताकि बेसिकली ना उनकी क्वालिटी बनी रहे। क्वालिटी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं मान लो कल को अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको कुछ ट्रेड वगैरह करना है तो वहां पर भी ये चीज मदद करेगी, है कि नहीं? तो डब्ल्यूटीओ के साथ भी इनका काफी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाता है इन कोडेक्स स्टैंडर्ड्स का। हालांकि ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वॉलेंटरी होते हैं, कंट्रीज माने तो या माने, नहीं माने तो ना माने, पर अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। ध्यान रखिएगा सीएसी का हेडक्वार्टर आपको रोम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसको बनाया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही साथ आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1963 के अंदर एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ठीक है, इसमें 189 कंट्रीज इंक्लूडिंग ईयू आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इंडिया इसका मेंबर कब बना था? 1964 के अंदर। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसके स्टैंडर्ड्स का एक प्रोसेस होता है जहां पर मल्टीपल रिव्यूज होते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ क्या स्टैंडर्ड्स हैं एंड अल्टीमेटली उनको फिर फाइनलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं गतका मार्शल आर्ट के बारे में। देखो जो लोग पंजाब से होंगे वो डेफिनेटली इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। पंजाब की जो गतका टीम है ना, दरअसल में वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर गई थी तमिलनाडु के अंदर खेलने, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है। इस वजह से गतका काफी ज्यादा न्यूज में आ चुका है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना गतका की, तो यहाँ पर आप समझ पाओगे एक तरह की स्टिक फाइटिंग है। ठीक है ना? और एक्चुअल में ये सिख वॉरियर्स के लिए एक तरह की टेक्निक है फॉर सेल्फ डिफेंस। बेसिकली जैसे मार्शल आर्ट होता है ना, उसी तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गतका को एज अ वेपन ऑफ सेल्फ डिफेंस देखा जाता है। इसी को गतका बाजी या फिर गतकेबाजी के नाम से भी जाना जाता है। देखो जो सिखों के छठे गुरु थे ना, गुरु हरगोविंद जी, दरअसल में उनके द्वारा ये सिखों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक्चुअल में ना जो सिक्स गुरु हैं उन्होंने मीरी और पीरी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट दिया। जब मैं बात करता हूँ मीरी की, दरअसल में ये दो क्या है, दो दो तलवारें हैं। मीरी का अर्थ क्या है? मीरी सिग्निफाई करती है आपकी जो पॉलिटिकल पावर होती है। जैसे राजे महाराजों के पास पॉलिटिकल पावर थी ना, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को जो ट्रेडिशनल पावर होती है उसको दिखाती है, जिससे बेसिस के ऊपर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब बात होती है पीरी की, पीरी की बात यहाँ पर होती है जैसे आपकी जो पावर होती है आपके रिलीजियस लीडर्स के साथ लिंक, जो कि एक तरह की स्पिरिचुअल पावर होती है। तो इन दोनों पावर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया गया था, टेम्पोरल पावर और स्पिरिचुअल पावर के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गतके की यहाँ पे स्टार्ट करवाई गई। ठीक है, एक तरह की सेल्फ डिफेंस होती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक स्टिक होती है, एक फरी होती है, जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर स्वॉर्ड एंड शील्ड के बेसिस के ऊपर, ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए एंड सेफ्टी कर पाए। अब देखो जो गतकाबाजी थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पोर्ट के तरह से डेवलप होती रही 19th सेंचुरी के अंदर। फिर अकॉर्डिंगली इसके दो सब स्टाइल आगे, विरासत हो गया एंड आपका खेड। खेड एक स्पोर्ट हो गया, विरासत एक तरह से ट्रेडिशनल जो तरीका था वो चलता रहा। अब पहले ये केवल गुरुद्वारे, नगर कीर्तन, अखाड़ास में होती थी, पर कहीं ना कहीं 2008 के अंदर ना एक अलग तरह से एक स्पोर्ट्स कैटेगरी बन गई। तो एक तरह से प्रॉपर मार्शल आर्ट की तरह भी आप इसको देख पाओगे, स्पोर्ट्स की तरह देख सकते हो। इंडिया में ना बहुत सारी मार्शल आर्ट्स देखने को मिलती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका केरला का कलारीपयट्टू है। ठीक है ना? ये भी एक तरह की मार्शल आर्ट ही है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कलारी का अर्थ होता है एक तरह का स्कूल, जहां पर ये मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं। उसी तरह से तमिलनाडु का शिवाम्बम हो गया। सिलाम्बम के अंदर भी आप नोटिस करोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के वैरायटी ऑफ वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में ही मणिपुर का थंगता तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा है। आपका लाठी हो गया, ये पंजाब और बंगाल में देखने को मिल जाता है। मर्दानी खेल, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आपके महाराष्ट्र से आपको ये देखने को मिल जाएगा। राइट। एंड इसके अलावा एक आपका पारी खांडा है, ये आपका बिहार में देखने को मिल जाएगा। तो इनके पॉइंट्स भी आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। एक आपका आज का पहला होमवर्क यही रहेगा, ठीक है ना,
कि कलारी पेयर टू क्या है। तो आप इन सारे चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओगे कि आपके हिसाब से इनका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फंजिबल टोकन। सर ये क्या चीज़ होती है? देखो आप ना पहले एनएफटी समझ लो, फिर हम डिसेंट्रलाइज पे भी आ जाएंगे। देखो जब मैं बात करता हूँ ना एनएफटी की, नॉन फंजिबल टोकन की, तो दरअसल में क्या है एनएफटी? एनएफटी एक तरह का डिजिटल हमारे पास एक तरह का डिजिटल एसेट क्रिएट करवाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई डिजिटल आर्ट है, कोई म्यूजिक, कोई वीडियो, कोई भी डिजिटल कंटेंट है, हमें कैसे पता कि उसका ओनरशिप कौन है? कैसे पता लगेगा उसके ओनरशिप के बारे में, उसकी प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी के बारे में? तो उसके लिए हमारे पास एनएफटीज आ चुके हैं। एनएफटी क्या है? एक तरह के क्रिप्टोग्राफिक हमें एसेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो क्रिप्टोग्राफिक एसेट होते हैं ना, ये अपने आप में यूनिक होते हैं, यानी कि आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते इक्वलेंसी के ऊपर जैसे बाकी चीज़ों को किया जा सकता है, पर ये यूनिकनेस होती है इनकी, तो उसी बेसिस के ऊपर इनकी जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये यूनिक है, तो कहीं न कहीं ये आपको साथ में साथ देखने को मिलता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, तो इनको डुप्लीकेट करना या बाकी चीज़ें करना भी पॉसिबल नहीं होता। एंड अकॉर्डिंगली हमें पता लगता रहता है कि हाँ यार, ओनरशिप किसकी है, क्योंकि इसको मतलब इसको एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता। समझ गए इस बात को? आपके ये यूनिक होते हैं, तो ये इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यूनिकनेस मैंने आपको बता दिया, ये इनडिविजिबल होते हैं। बेसिकली नॉन फंजिबल, नॉन फंजिबल का मतलब क्या, कहाँ से आया? फंजिबल का मतलब होता है जिसको हम फंजिबल होता है, जिसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे आपने 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का नोट को आपने मतलब अगर इसकी जगह 10-10 आपके पार्ट्स हो गए, 10 इंटू 10 हो गया, ये एक अलग चीज़ होती है। पर अगर आपके पास मान लो एनएफटी आ गया एंड आपने इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं रहेगी, तो दिस इज नॉन फंजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। ये एक तरह से होल टोकन की तरह ही यहाँ पे वर्क करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आजकल इनको यूज करने लग गए हैं, तो ये तो एनएफटी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल आर्ट को किसी को बाय कर लिया, म्यूजिक एंड वीडियोस के अंदर आप इसको यूज आपने इसको बाय कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली अब तो है ना, इसको एनएफटी को आप डिजिटल लैंड की, मतलब एक तो होती है आपने ज़मीन खरीद ली, एक होता है आपने डिजिटली लैंड खरीद ली, ठीक है? एक उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी देखो यही होती है नॉन फंजिबिलिटी, बेसिकली मैंने ऐसे आपको बता दिया, जैसे आपकी प्लेन की टिकट यूनिक है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, तो ये इसका देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में ना यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एनएफटी के साथ ही, इसी के साथ डिस्कशन एक और भी हुआ है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू वेब 3.0, जो आपका डिसेंट्रलाइज एनएफटी की बात करेंगे ना, आई एम श्योर आपको डिसेंट्रलाइज का अर्थ पता होगा। बस उसी एनएफटी को आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो इट बिकम्स डीएनएफटी। वहां पर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 के अंतर्गत ना आपके पास यानी कि यूजर के पास पावर दी गई है। यूजर कैन सी वेरियस थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है, उसी को वेब 3.0 टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब एक्चुअल में हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं सर इस टॉपिक को? हम पढ़ इस टॉपिक को इसलिए रहे हैं क्योंकि एक मूवी है, ठीक है ना? उस मूवी के ने डीएनएफटी को यहाँ पे इंडिया में रन करने की बात करी है। डिसेंट्रलाइज्ड आपका नॉन फंजिबल टोकन। एक आपकी साउथ की आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। हालाँकि ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी यूके बेस्ड जो टेक बैंक मूवीज़ है ना, उनमें ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे आपकी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होती हैं आपकी किसी मूवीज़ की, कुछ स्टिल शॉट्स होते हैं, कुछ आपकी बिहाइंड द सीन्स वीडियोज़ होती हैं। अब कहीं न अभी तक ये जो सारी चीज़ें थी, ये फ्रीली कई बार डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। पर अब बोला गया है कि नहीं, यहाँ पर इनको हम डिसेंट्रलाइज़्ड नॉन फंजिबल टोकन के माध्यम से क्या करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेज़ जो होंगे ना, वो एक तरह के एनएफटी राइट्स इनको सेल कर पाएँगे। उससे कहीं न कहीं जो मूवीज़ है ना, उनको यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू मिल पाएगा। तो दिस इज़ लाइक कि डिसेंट्रलाइज़्ड एनएफटी की मदद से आपके जो भी आपके कंपनीज़ हैं, आपके जो भी आपके प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, उनको ज़्यादा पैसे कमाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो दे कैन सेल एनएफटी राइट्स, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। कॉपीराइट से जो प्रोटेक्टेड मटेरियल होता है उसकी क्योंकि डिमांड तो है ही है, तो कहीं न कहीं आपके जो मूवीज़ वाले हैं वो यहाँ पे इनको बेच के एंड अकॉर्डिंगली अपने लिए और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एनएफटी, डीएनएफटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी ने ना 2022 के अंदर एनएफटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। मेरी आपसे गुज़ारिश यही रहेगी कि आप इसको भी एक बार पढ़ो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। हालाँकि मैंने समझा दिया है, बट आई एम श्योर कि आप इसको कर लोगे, ठीक है ना? आज के आपके ना दोनों होमवर्क्स यही रहेंगे, एक आपका पीवाईक्यू ये वाला और एक मैंने आपके आई थिंक क्लारीपेट्टू का जो क्वेश्चन पूछा था वो। तो पहला होमवर्क वो रहेगा, दूसरा होमवर्क आपका एनएफटी के रिगार्डिंग रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आपका अर्गोस्फेयर के बारे में पढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर ये अर्गोस्फेयर क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पर ना आप पिक्चर के अंदर समझना, आई एम श्योर आप लोगों को ना ब्लैक होल के बारे में आप जानते होंगे।
हाँ सर, ब्लैक होल के बारे में हमने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जब मान लो कोई बहुत ही मैसिव स्टार होता है, जब उसका कहीं न कहीं आपका जो फ्यूल खत्म हो जाता है, उसके बाद वो ब्लो अप करता है एंड कहीं न कहीं जो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर का तो आके वो इम्प्लोड हो जाता है एंड इट बिकम्स अ व्हाट? इट बिकम्स अ ब्लैक होल। ठीक है? ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे, जो कि हमने पढ़ी भी हुई है। अब जब हम बात करते हैं ना ब्लैक होल की, तो आप लोग इवेंट होराइज़न के बारे में जानते होंगे। इवेंट होराइज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तरह का स्फीयर होता है। आपको यहाँ पे ना जैसे सिंगुलैरिटी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना? सिंगुलैरिटी का पॉइंट भी आई एम श्योर आपको पता होगा, राइट? बेसिकली ये सेंटर पॉइंट होता है एक ब्लैक होल का, जहाँ पर बहुत इन्फिनाइट डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है, राइट? इवेंट होराइज़न क्या है यहाँ पे? देखो, इवेंट होराइज़न ना एक स्फीयर है आपकी सिंगुलैरिटी के अराउंड। जब भी कोई भी चीज़ इस स्फीयर यानी कि इवेंट होराइज़न के स्फीयर के अंदर एंटर करती है, वो इसको एस्केप नहीं कर सकती। आप जानते होंगे ब्लैक होल का ये जो प्रिंसिपल होता है। एक्चुअल में ना कोई भी चीज़ जो इसके अंतर्गत आएगी, अनलेस वो स्पीड ऑफ लाइट के ज़्यादा हो उसकी स्पीड, तब तक वो इसके बाहर नहीं जा सकती। पर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो कैसे ही हो सकता है? तो इस वजह से कोई भी चीज़ इसके अंदर आती है ना इवेंट होराइज़न के अंदर, वो इसको एस्केप नहीं कर पाएगी। ठीक है? पर एक्चुअल में ना जब ये आपका ब्लैक होल रिवॉल्व कर रहा है, या फिर रेदर आई शुड से एक तरह से रिवॉल्व नहीं, रोटेट बोलना चाहिए, रोटेट कर रहा होता है जब आपका ब्लैक होल, तो यहाँ पर ना आपको इसके अराउंड, इवेंट होराइज़न के अराउंड एक आपको एर्गोस्फीयर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखो इसकी शेप के बारे में। सर, ये शेप आपको एक ऑब्लेट स्फेरॉइड की तरह आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जैसा पंपकिन होता है ना, उसकी तरह आपको ये देखने को मिलती है एर्गोस्फीयर की शेप। अब ये वाला जो एर्गोस्फेयर वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होती। बेसिकली इवेंट होराइज़न के अंदर तो कोई चीज़ आ गई, वो एस्केप नहीं कर पाएगी, पर एर्गोस्फेयर के अंदर आ गई ना, तब वो एस्केप कर सकती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं ना, उसको एनर्जी देना, उसको मास देना, तो एर्गोस्फेयर से उसको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये आपका इवेंट होराइज़न है, ये वाला जो स्फीयर आपको देखने को मिलेगा, और जो बाहर वाला आपको देखने को मिलेगा ऑब्लेट स्फेरॉइड, वो आपको एर्गोस्फीयर देखने को मिल जाएगा। बाहर आपको एक स्टैटिक लिमिट या स्टेशनरी लिमिट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एर्गोस्फीयर कुछ नहीं है, आपका इवेंट होराइज़न और आपका स्टेशनरी लिमिट के बीच का यहाँ पे रीजन है। इस रीजन के अंतर्गत एर्गोन का अर्थ ही ये होता है वर्क। एक्चुअली इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, तो वहाँ पर जाके उसको यहाँ पे ब्लैक होल के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर अगर हम भेजेंगे, तो उसको एनर्जी मिल सकती है एंड यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रॉपर मास मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, यहाँ पे हमें पता होने चाहिए। तो साइंटिस्ट ने ना एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को सेंड कर सकते हैं एर्गोस्फेयर के अंदर एंड वहां पर एक्सीलरेट करा सकते हैं, ताकि वो वहां से बाहर आता हुआ मूव करे। इस एनर्जी गेन की वजह से, जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी गेन हुई, उससे ब्लैक होल का कहीं ना कहीं कुछ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लूज हुआ होगा। तो ये एर्गोस्फेयर क्या होता है, ब्लैक होल का मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ब्लैक होल का इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं उसके नेबरहुड्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे लाइट भी एस्केप उसको नहीं कर सकती। बाकी आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, उसके हिसाब से भी उन्होंने यही बताया है कि जब कोई मैसिव स्टार की डेथ होती है, उसके बाद स्मॉल और डेंस रेमनेंट कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ये वाला जो कोर का मास होता है, वो सन के मास से 3 गुना से ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं उसके बाद हमें एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करने थे। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एक था ओडीओपी के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं, ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नैनो डैप के बारे में बात करें, डीएपी, ये तो मैंने डिस्कस भी किया था कि एक होता है कन्वेंशनल डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो आता है ग्रैन्युअल फॉर्म के अंदर, ठीक है। पर ये जो नैनो डीएपी होगा ना, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो केरला के अंदर नहीं, ये आपका ओडिशा के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। एंड आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन तो हमने देखा ही था, कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग काम थे, वो सारे ये देख रहा था, राइट। इसके अलावा और क्या होमवर्क था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैंने आपसे पूछा था। देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आप मैप की तरफ चलो। क्या ये आप कह रहे हो कि वेस्टर्न अफ्रीका है? अरे वेस्ट अफ्रीका कैसे हो सकता है ये आपका ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, मैंने आपके लिए कुछ हाईलाइट कर ही रखी हैं, पर मेजरली आपकी जो सोमालिया, अर्थरिया, इथोपिया और आपका जिबूती,
ये आपका मेनली जो 4 कंट्रीज़ हैं, हमें यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं। हालाँकि अगर आप एक्सटेंडेड हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, तो उसमें और कंट्रीज़ भी आती हैं, पर मेजरली ये 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड उस पूरे रीजन के अंदर जो आपके पायरेसी वाले कंसर्न्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में जो पहली स्टेटमेंट है वेस्टर्न अफ्रीका, वो गलत है, पर सेकंड एंड थर्ड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएँगे। उसके अलावा और क्या होमवर्क था? वो था विद रिगार्ड्स टू कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपके नंबर ऑफ जजेस हैं, उनको यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करना हो, तो उसकी पावर, ठीक है, नंबर ऑफ, मैंने कल भी बताया था, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज़ करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसकी पावर किसके पास है? द आंसर इज़ पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना? पार्लियामेंट बेसिकली के पास पावर होती है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो काम सुप्रीम कोर्ट के लिए करता है नंबर ऑफ जजेस का, सेम काम आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो अगर यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा, मतलब हाई कोर्ट लिखा होता, इंडिया नहीं, हाई कोर्ट लिखा होता, तो वहाँ आंसर आता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। ठीक है? आज का होमवर्क क्या है? आज के होमवर्क वही है जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक एनएफटी वाला, नॉन फंजिबल टोकन, और दूसरा जो क्लारी पेयर 2 वाला था। ठीक है दोस्तों? तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।